हेलो दोस्तों। मेरा नाम अभय कुमार है और एक और फेसबुक लाइव में मैं आपके सामने हाजिर हूं। और मेरे सामने आज की इस मजलिस में जनाब जॉन दयाल साहब, डॉक्टर जॉन दयाल साहब आज मौजूद हैं। जॉन दयाल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनकी पहचान है, सब लोग जानते हैं उनको। वो कई दहाइयों से, कई डेकेड से वो पत्रकारिता सहाफत कर रहे हैं। इसके अलावा वो ऑथर भी हैं और जाने माने इंसानी हुकूक यानी मानवाधिकार के वो कार्यकर्ता भी हैं। तो हम उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं सर। और शुक्रिया। आज जिस विषय पे हम बात करना जा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे, वो बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। और ये मौत, एक व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे। एक 84 साल का एक व्यक्ति है जो देखने में बहुत ही दुबला और पतला दिखता है, लेकिन उसके जो उसको उसके जो खिदमत है समाज को लेकर, जो गरीब लोगों को लेकर, जो आदिवासी लोगों को लेकर, उसकी बहुत लंबी दास्तान है और बहुत ही मजबूत है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे शख्स को सरकार की एक एजेंसी ने उनको, उनके ऊपर दहशतगर्दी और उनके ऊपर आतंकवाद और उनके ऊपर बैंड तंजीम से उनको जोड़ के उनको जेल में डाला। और कोविड के दौरान, जिसमें लोगों से हर बार आप सुनते हैं कि 2 गज की दूरी बना के रखो, मास्क नहीं पहनने के लिए आपसे 2-2 हज़ार रुपए लिए जाते हैं, सब्जी और रेडी पे बेचने वाले आम इंसान के ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, वहां पे सरकार बड़ी सख्ती दिखाती है। लेकिन वहीं पे कोविड के इस मतलब महामारी के दौरान जनाब स्टेन स्वामी साहब, जो फादर स्टेन स्वामी थे, वो जेल में उनको बंद किया गया था 2018 के बाद। और उन्होंने बार बार गुहार की, अपील की कोर्ट में कि उनको बेल दे दिया जाए। उनकी जो सेहत है वो काफी बिगड़ रही थी, लेकिन सरकार नहीं चाहती थी, वो एजेंसी जो थी वो नहीं चाहती थी कि उनको बेल मिले, क्योंकि वो गरीब और मजदूर और देश में सबसे जो कमजोर तबका है, सबसे जो पिछड़ा तबका है, आदिवासी के लिए वो काम करते थे। तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए काम करने वाले लोगों को सरकार पसंद नहीं करती है। और आखिरकार 84 साल के फादर स्टेन स्वामी इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह गए और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और ये बहुत ही दुख की बात है हम सब लोगों के लिए कि हमारा लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, हमारी डेमोक्रेसी कहाँ जा रही है। तो हम आज स्टेन स्वामी के बारे में, ये जो पूरा का एक फरेब चल रहा है यूएपीए के तहत, ये जो आतंकवादी केसेस में जो गरीब आदमी को जेल में डाला जाता है, इसके बारे में, लोकतंत्र के बारे में हम बात करेंगे जॉन दयाल साहब से। और जॉन दयाल साहब सोशल मीडिया पे बहुत जगह पे इस मामले पे बहुत खुल के बोलते रहे और काफी दुखी दिखे हैं जब से मंडे से फादर की जब से डेथ हुई। तो सर, आपकी प्रतिक्रिया तो बहुत ही, हम लोग सोशल मीडिया से जान ही रहे हैं, बहुत दुख है, पूरा देश जो है गमगीन है सर। जी आप। हमारे दोस्त थे, हमारी जमात के थे, तो यकीनन हम अभी भी मातम में हैं। मगर स्टैन स्वामी को बेल नहीं मिला, उनकी मृत्यु हो गई। उनके जिस्म को दफनाया नहीं जा पाया कोविड की वजह से, मगर जला दिया गया। उनकी राख झारखंड में आज कल परसों कई फंक्शंस में ज़मीन में बिखेर दी जाएगी। उनको झारखंड से बहुत प्यार था और वो भी चाहते थे कि उनकी मिट्टी झारखंड की मिट्टी में मिले, उनके प्यारे आदिवासियों के साथ हमेशा के लिए रहें। मगर जब मैं पिछले 3 दिन के हालात देखता हूँ, अपने दुख को, अपने दोस्तों के दुख को, चर्च के दुख को, आदिवासियों के दुख को, तो मैं सोचता हूँ कि शायद इस सारे माहौल में, इस सारी डिस्कशन में, अगर एक हेल्दी आदमी था, एक सेहतमंद आदमी था, तो स्टैन स्मिथ था। बाकी सब बीमार है। राजकीय प्रणाली बीमार है, पुलिस बीमार है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए बीमार है, कोड़ी बन गई है। जेल तो टोटली बीमार है। जज, स्पेशल जज, एनआईए जज, वो भी बीमार है, उनके दिमाग में भी कुछ खराबी है। और यही मेरा ख्याल है, हमको ये चीज़ें देखनी है एक तरीके से। ये केस को जनाब प्रधानमंत्री, वजीर आला नरेंद्र मोदी
और होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक प्रेस्टीज केस बनाया हुआ है। इसमें सच्चाई, केस, सजा से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं कि स्टेन मरहूम और उनके 15 साथी जेल में रहें सड़े, ताकि जमात को, देश को, जनता को, आदिवासियों को सबक मिल पाए, इबरत मिल पाए कि सरकार जो चाहती है करके दिखा देती है। और इसमें मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ क्या है। सरकार ने अपनी मंशा बना ली। उन्होंने महाराष्ट्र की पुलिस जब पुरानी थी उसको कहा आप केस बनाइए। केस ऐसा झरझर है। किस्सा शुरू हुआ था कोरेगांव में, दलितों की एक जमात हो रही थी, 200 साल से होती जा रही है। उसके ऊपर ब्राह्मणों की एक जमात के कोई लोगों ने हमला किया। वो केस वहां से उठा और उसको तोड़ मरोड़ के ऐसा किया गया कि जो उसमें लोग इन्वॉल्व थे, 16 लोग, प्रोफेसर, वकील, पोएट्स और फादर स्टेन, कि ये नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रच रहे हैं। और उस साजिश के अंतर्गत एनआईए ने इनके कंप्यूटर्स पे 2-3 के प्लांट किया एक खबर। जब वो आई कि ये कागज मिला है साजिश का, तो हर इंसान ने जिसने वो कागज पढ़ा कहा ये तो 5वीं जमात का बच्चा इससे ज्यादा अच्छी तरीके से लिख पाएगा, ये क्या कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है। मगर उसके ऊपर उन्होंने एक के बाद एक लोगों को पकड़ा। पकड़े जाने के बाद उनके साथ जो सलूक किया, कोर्ट में, जेल में कई उनमें से मौत की कगार पर है। वरवरा राव, सुधा जो वकील हैं, और भारद्वाज। 60 साल की सुधा भारद्वाज, उनको दिल की बीमारी है, औरों को और बीमारियां हैं। उनकी बेल एप्लीकेशंस को जज किस धिक्कारते हुए रिजेक्ट करता है। स्टैन की बेल एप्लीकेशन को कहता है कि इसमें कोई दम नहीं है, ये लोग सब गुनहगार हैं, देश के खिलाफ, देश को तोड़ना मांगते हैं, देश के खिलाफ विस्फोट करना मांगते हैं, बिना बहस के। अभी तो बहस शुरू भी नहीं है, 3 साल से आपने कहा केस है। हालांकि स्टेन्स आखिरी आदमी थे जो पकड़े गए और पिछले साल अक्टूबर में पकड़े गए। इनको अभी तक चार्जशीट तो हुई है, मगर अभी इनकी ट्रायल शुरू नहीं हुई है और लगता भी नहीं है कि आजकल में ट्रायल शुरू हो जाएगी। जब आप सोचते हैं कि बेल एप्लीकेशन में जिसमें आदमी कह रहा है कि मैं पानी नहीं पी सकता हूँ, मैं एक गिलास नहीं पी सकता हूँ क्योंकि मेरे हाथ कांपते हैं, मेरे को पाइप चाहिए, उसको वो पाइप में दें या ना दें, 15 दिन 20 दिन के ऊपर तारीखें डालते हैं। एक छोटी सी चीज जो ₹1.25 में कोई भी आदमी जाके बाहर से किसी भी दुकान से खरीद के, कोको कोला की दुकान से खरीद ला सकता था, उसके लिए कचहरी में जिरा होती है 2 बारी 3-3 हफ्ते की। तो आप सोच सकते हैं कि किस दिमागी कीड़े की ये साजिश हो सकती है इन लोगों के खिलाफ। हमारा कहना था कि अगर ये गुनहगार हैं तो आप कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू कीजिए, हमारे वकील आपके केस की धज्जियां उड़ाएंगे, आप अपने वकील पेश कीजिए, अपने गवाह पेश कीजिए, और अगर ये लोग गिल्टी हैं तो सजा दीजिए। मगर आपने तहकीक कर ली, अब आप क्यों इनको रोके हुए हैं, क्या कहे, इनकी बेल्स क्यों नहीं एक्सेप्ट की जा रही है। तो यहाँ पर सरकारी साजिश साफ है। और जब लोग कह रहे हैं कि स्टैन की हत्या कस्टोडियल डेथ है, स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है, तो क्यों ना लोग कहेंगे। सर एक चीज और बताइए कि जो स्वामी जी की जो मृत्यु हुई, जो डेथ हुई, उसके बाद से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक लंबी बहस छिड़नी चाहिए, जो आतंकवाद से को खत्म करने के लिए जो कानून बना हुआ है, यूएपीए है, उसको रद्द करने के लिए देश भर में, मुल्क भर में एक बड़ा सा आंदोलन होना चाहिए। और जिस तरह से एनआईए का मतलब बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, एक खास सियासी जमात के खिलाफ अगर आप बोल देते हैं या उसकी पॉलिसीज को आप तनकीद करते हैं, हिंदुत्व का आप विरोध करते हैं, तो आपको जेल के अंदर में डाल दिया जाता है। तो इस डायरेक्शंस में और क्या क्या करने की जरूरत है? ये बहस तो उसी दिन शुरू होनी चाहिए थी जिस दिन यूआपा पास किया गया था कांग्रेस से। और जब भाजपा सरकार में आई, उस तरीके से, किस तरीके से उन्होंने यूआपा, खासकर मुस्लिम
जमात के खिलाफ और खासकर उनके स्टूडेंट्स के खिलाफ, उनके इंटेलेक्चुअल्स के खिलाफ, उनके यूथ के खिलाफ, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस्तेमाल किया। बहस तो तभी से शुरू हो जानी चाहिए थी, ये नहीं हो पाई। ये हम लोगों की कमजोरी थी शायद, क्योंकि उस शुरू में ये शायद क्योंकि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था, बाकी लोगों ने, जमातों ने इसके ऊपर खास ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी। मगर हम जानते हैं, और स्टैन खुद कहते थे कि किस तरीके से आदिवासियों के बच्चे पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा 3,000 तक का तकरीबन आदिवासी आज जेल में सड़ रहे हैं। अब इनकी मौत के बाद अगर हम ये बहस नहीं छेड़ेंगे, इस काले कानून के खिलाफ एक पॉपुलर मूवमेंट नहीं बनाएंगे, तो हम अपने आप से कैसे आंख लगा पाएंगे किसी शीशे में? अपने बच्चों से कैसे आंख लगा पाएंगे? आदिवासियों को कैसे हम अपना मुंह दिखा पाएंगे? अच्छा सर, सरकार बार बार ये कहती है कि स्टेन स्वामी जी के केस में भी एक ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया गया और देश में माइनॉरिटीज के खिलाफ बिल्कुल यहाँ पे तो जन्नत है और उनके लिए हर तरह के सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन जिस तरह से हालात दिख रहे हैं, उससे लगता है कि माइनॉरिटीज कम्युनिटीज में बहुत ही ज्यादा गम और गुस्सा है। आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? ये कैसी जन्नत है जहां पर दलित दूल्हा घोड़े पे बैठ जाए तो उसको घोड़े से उठा लिया जाता है, दलित लड़की का रेप किया जाता है, ट्राइबल लड़कियों को घर से उठा लिया जाता है, ट्राइबल लड़कों को जेल में ठूस दिया जाता है, मुसलमान बच्चों को मार पिटाई करते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, ईसाइयों के चर्च कोई भी पड़ोसी आके तोड़ डालता है, पास्टर्स को बंद कर दिया जाता है, एनजीओस को, बोलने वालों को, एडिटर्स को, न्यूज़पेपर्स को एक ट्वीट के लिए जेल में डाल दिया जाता है। और अगर वो एडिटर या पत्रकार मुसलमान हुआ तो उसकी जमानत भी नहीं मिलेगी, अभी भी नहीं मिल रही है यूपी में। अगर ये सब हो रहा है, कौन सी जन्नत है ये? और अगर ये जन्नत है तो दोज़ख कैसी होगी, हेल कैसा होगा? कांप जाएंगे हम तो। ये सोचने की बात है। क्या बकवास है ये? क्यों जले पे नमक डाल रहे हैं आप? क्यों आप विदेशी सरकारों से झूठ बोल रहे हैं? क्यों आप सच्चाई से मुकर रहे हैं? क्यों आप करेज नहीं दिखा रहे हैं? हिंदुस्तान में दमन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का, कुचली जा रही है। दमन हो रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, कुचले जा रहे हैं। हमारी जेलों में लोग सड़ रहे, हमेशा से सड़ते थे, मगर अब तादाद और ज्यादा बढ़ गई है। कोविड के जमाने में जेल मैनुअल किस तरीके से नहीं मानी जा रही है। बेसिक ह्यूमन राइट्स कैदियों की क्यों? अगर कोई कैदी है जिसको फांसी की सजा हो रही है, उसको भी फांसी के दिन तक सेहतमंद रखना सरकार का काम है, सरकार का काम है। ये हमने पाकिस्तानी टेररिस्ट के बारे में भी देखा था। वो घायल थे, उनका इलाज किया गया, उनको ठीक तंदुरुस्त किया गया और फिर उनको फांसी दी गई। तो जिसको फांसी देनी है उसके ऊपर आप इतना मेडिकल केयर कर रहे हैं, और ये लोग तो फांसी के बाइस नहीं है ना। इनका तो केस भी शुरू नहीं हुआ है, इनके तो गुनाह साबित भी नहीं हुए हैं। और हम जानते हैं पुराने तजुर्बे से कि जितने लोग अरेस्ट होते हैं, ज़्यादातर अगर कोई 5 साल बाद, कोई 10 साल बाद, कोई 15 साल बाद रिहा हो जाते हैं, क्योंकि उनको पकड़ा ही गया था सिर्फ सबक सिखाने के लिए, कोई उनका कसूर नहीं था। तो आपकी बात अगर मैं अपने लफ्जों में अगर उसको समराइज करने की कोशिश करूं, तो आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मुस्लिम समाज के खिलाफ जिस तरह से पूरा का पूरा कैंपेन है, ईसाई समाज को कोई रियायत ये सरकार नहीं दे रही है। मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ मुसलमान से शुरू हुई थी, और हमको जब बोलना चाहिए था, ईसाइयों पे आई है, दलित पे आई है, आदिवासी पे आई है, पत्रकारों पे आई है, सोशल मीडिया पे आई है, स्टूडेंट्स के ऊपर आई है, यूथ के ऊपर है। कौन सी जमात हिंदुत्व संघ के लोगों को छोड़कर, कौन सी तंजीम है, कौन सी जमात है जिसके ऊपर आफत नहीं ढोई है लोगों ने, जिसको नहीं सताया, जिनको चुप करने के लिए दबाव नहीं डाला गया, जिनके होंठ के ऊपर ताला नहीं लगाया गया, जिनकी पीठ पे कोड़े नहीं बरसाए गए हैं, जिनको सड़क पे आने से, अपनी जगह जाने से, अपनी आवाज बुलंद करने से रोका नहीं गया है? कोई है? कोई किसी भी उम्र का 84 साल के बुढ़े के साथ जब हो सकता है, 18 साल से 16 साल के बच्चों के साथ जब हो सकता है, तो लॉयर के साथ, पीएचडी होल्डर्स के साथ हो सकता है। किसको छोड़ा है? किसको छोड़ा है? अच्छा सर, एक चीज बताइए, जिस तरह से मीडिया खामोश है और जिस तरह से
सरकार की जो एजेंसी है और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने फराइज को अंजाम नहीं दे रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि भारत की जो आवाम है उसको जो सच्चाई से वाकिफ नहीं करा पाएंगे। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो है और कुछ जो अपने मुल्क की भी मीडिया है वो भी इस चीजों को नोट कर रही है। और जब हम अखबार में पढ़ते हैं कि यूएस गवर्नमेंट जो है वो इसको नोट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और उन्होंने एस्टेन फादर साहब के मामले को भी उन्होंने उठाया, यूएन के भी एक ह्यूमन राइट्स एजेंसी ने भी इस मामले को उठाया, तो देश की पूरी बदनामी हो रही है। तो इसको लेके सरकार इतनी घमंडी और इतनी मतलब बहरी और गूंगी क्यों हो गई है? देश की बदनामी नहीं हो रही है, देश में जो मौजूदा सरकार है उसकी बदनामी हो रही है, उस सरकार के नेताओं की बदनामी हो रही है। देश बदनाम नहीं हो रहा है, हम भी देश के लोग हैं, हम बदनाम नहीं हो रहे हैं, हमारे आंसू अच्छा सर कौन बदला करेगा। जी, मगर एक बात मैं जी मैं अपने सवाल को करेक्ट करता हूं। तो ये जो देश के हुक्मरान हैं उनकी कहीं ना कहीं बदनामी होती है, तो ये कुछ सबक लेना क्यों नहीं चाहते हैं? ये ढीठ है, इनके गेंडे की खाल है, इनकी आंख में सूअर का बाल है। ये जानते हैं कि बाहर के लोग अगर कुछ बोलेंगे तो हम पे कोई अटैक तो नहीं कर रहे हैं, हम पे मुकदमा नहीं कर रहे हैं, आखिरकार उनको अपने हथियार बेचने हैं तो हमारे पास आना ही पड़ेगा, तेल बेचना है तो हमारे पास आना ही पड़ेगा, इस घमंड में। और दूसरा जो घमंड है इनका, जो आरएसएस सिखाता है कि हम तो एकदम जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो तो है ही। मैं कह रहा हूँ कि हम तो दूध के धुले हुए हैं, इतने 1000 साल से हैं, यहाँ पे कोई आदिवासी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जिस तरीके से ये सच्चाई को देखना ही नहीं मांगते हैं, वो टोटल जो इनका घमंड है। और आपने कहा मीडिया, आप बोल रहे हैं, आपके जैसे कई छोटे और बड़े मीडिया बोल रहे हैं, वो मीडिया नहीं बोल रहा है जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है इस सरकार के साथ। अभी जो नए मंत्री बने हैं उनमें से कई मंत्री हैं जो खुद मीडिया को ओन करते हैं, या बड़े मीडिया में उनका बहुत बड़ा शेयर होल्डिंग है। आप जानते हैं इक्का दुक्का मंत्री वो भी हैं जो गन हथियार की तिजारत करते हैं, जानते हैं आप, साफ खुली बात है। वो भी मंत्री हैं जो खुलेआम कहते हैं गोली मारो सालों को। तो इस मगरूर गेंडे की खाल वाली सरकार को हम क्या कह सकते हैं, अल्लाह के हवाले कर सकते हैं। अच्छा सर, आखिरी सवाल है, आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से फादर स्टेन के साथ बुरा सलूक किया गया और उनको एक तरह से कहा जाए कि उनकी एक तरह से कस्टोडियल डेथ हुई है, तो इसको लेके आपको लगता है कि अब वंचित समाज को के लिए आवाज उठाने वाले जो आवाजें होंगी वो दब जाएंगी, खासकर जो आदिवासी इलाकों में जिस तरह से उनके संसाधन का लूट किया जा रहा है, उनको जबरदस्ती उनको हर तरह से सताया जा रहा है और उनकी शिक्षा, उनके हक की बात करने वाले लोगों को जेल में डाला जा रहा है। तो ये फादर की मृत्यु के बाद, फादर को जिस तरह से मारा गया उसके बाद आपको लगता है कि इनके जो मंसूबे होंगे वो कामयाब हो जाएंगे और ये इससे विरोध और बढ़ेगा? जी, सरकारें आती हैं जाती हैं, इंदिरा गांधी भी गई, तो ये हमेशा तो रहेंगे नहीं। जो स्टैन की मौत ने, उनकी वफात ने जिस तरीके से उनको सिसका सिसका के उन्होंने मारा, वो इतनी आसानी से वो इसको रफा दफा नहीं कर पाएंगे। वो कोई टाई पहने हुए सूट बूट के आदमी नहीं थे, वो आदिवासियों के बीच में काम करते थे, आम लोगों के आदमी थे। आपने उनका नेता नहीं मारा है, आपने उनका टीचर मारा है, उनका सहकर्मी मारा है, उनका बड़ा भाई, उनका दादा मारा है। 84 साल के आदमी थे। ये जो इनका मानवीय रिश्ता था उन लोगों से, उसको आप भुला नहीं पाएंगे, और सरकार को उसको झेलना पड़ेगा, उसका गुस्सा झेलना पड़ेगा। ये इतनी आसानी से नहीं आप भुला पाएंगे या कह देंगे कि हम लोगों को डरा पाएंगे, नहीं हो पाएगा ये। थैंक यू सर, शुक्रिया आपका जॉन दयाल साहब, आपने बात की और बहुत आप बेबाकी से इस मुद्दे पे बोल रहे हैं और बोलते ही रहे हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का अन्याय और जिस तरह का इनजस्टिस फादर के साथ हुआ ऐसा और किसी के साथ ना हो, और जो लोग भी इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और भारत का लोकतंत्र जो है, जो
जिसके बेसिस में रिलीजियस टॉलरेंस है, सेकुलरिज्म है, गरीबों के तईन जो है उसके लिए हमदर्दी है, उस डेमोक्रेसी की तरफ हम लौटें और जो ये नफरत की राजनीति है उसका खात्मा हो। थैंक यू सर। शुक्रिया।